बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही और दुआ भी यही कि मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से हों। रब आपको, आपके प्यारों को, उन लोगों को जो आपकी आंखों की ठंडक हैं, उन सबको महफूज और सलामत रखे। और उससे बढ़कर जो है वो हमें हसद करने वालों से जो है वो महफूज रखे, क्योंकि हासद जो है ना, उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो ऐसे लोग ख़ुद भी बहुत अपने आप को जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और जिनसे वो हसद करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कहते ये हैं कि हसद हो या नज़र हो उससे नुकसान तो पहुंचता है, और नज़र जो है वो बरहक है। सो अगर किसी की अच्छी चीज़ देखें, किसी को बढ़ते फलते फूलते देखिए तो माशाल्लाह बोलिए, क्योंकि कहते हैं कि इस लफ्ज़ से जो है वो सामने वाले की उस अच्छाई में, उस फलने फूलने की जो तौफीक होती है उसमें बेहतरी आ जाती है। तो इसलिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हसद कर रहे होते हैं, जो बहुत जेलस हो रहे होते हैं। आज मैं अभी सुबह बात यही करी थी, मैं कह रही थी कि बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है। आई होप कि मैं जिनके बारे में ज़िक्र कर रही हूँ वो इस वक्त सुन ना रही हूँ। गार्डन में लगे थे फूल और बड़े खूबसूरत थे, रेड भी थे। अभी गुलाब का सीज़न है तो बड़े प्यारे फूल लगे थे। सब वाइट गुलाब भी लगा था, रेड गुलाब भी लगा था, और वो येलो फ्लावर का जो उसकी एक किस्म होती है वो भी लगी थी। तो किसी ने कहा, वाह, हमारे गार्डन में तो फूल ही नहीं लगते, हमारी क्यारी में तो फूल उगते ही नहीं है, यहाँ पर तो अभी कुछ दिनों पहले लगे और इतने अच्छे फूल। हुआ क्या, हसद की आपको मैं मिसाल बता रही हूँ कि बस वो कहना था और उसके कुछ दिनों बाद गुलाब लगा हुआ ऐसा लग रहा था जल गया। किसी ने शायद माचिस से उस गुलाब को आग लगा दी हो। सो मैं ये सोच रही थी कि जो हसद भरी नज़रें होती हैं, ये चीज़ होती है कि यार इसके साथ ऐसे कैसे हो गए, ये चीज़ यहाँ कैसे फल गई फूल गई। सो ये जो हसद वाले दिल होते हैं, हसद वाली ज़बान होती है ना, इससे रब हम सबको महफूज रखे, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। और मैं ये सोच रही थी, मैं कहती इनको अगर इनकी ज़बान इस तरह की है कि ये जो कहते हैं वो हो जाता है, तो फिर तो इनको चाहिए कि ये अच्छी बात करें। और ये मैं नहीं बल्कि ये बड़े कहते हैं कि कोई भी वक्त जो है वो कबूलियत का होता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी बोलें, आप अच्छा बोलें, आप अच्छी बात करें, और किसी की अच्छी चीज़ को देख के जो है वो माशाल्लाह करें, क्योंकि जो नसीब है वो आप किसी का छीन नहीं सकते। लेकिन हाँ, दुआ के ज़रिए और मेहनत के ज़रिए आप अपने नसीब को बदल ज़रूर सकते हैं। अब इसमें क्या हिकमत है, ये बड़े बेहतर जानते हैं, और जो मेरे देखने वाले हैं वो भी काफ़ी समझदार हैं इस हवाले से, कि कहते ये हैं कि जो नसीब है वो भी मेहनत का मोहताज होता है, कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप जुस्तजू नहीं करेंगे, आप ख्वाहिश नहीं करेंगे, तो जो आपका नसीब है वो भी आपको हासिल नहीं हो सकेगा। लेकिन इस हवाले से भी लोगों की दो राय होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती बहुत ज़्यादा, या उनको स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ती, और हर चीज़ जो है वो उनके नसीब से उनको मिल जाती है। लेकिन शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिनको अपने नसीब के पीछे भागना पड़ता है, और उसके बाद कहीं जाकर जो है वो उनको उनकी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो मिल रही होती हैं। बट द पॉइंट इज़, जो हक की बात है, जो सच्ची बात है, जिस पर पूरी दुनिया जो है वो इत्तेफाक करती है, और वो ये है कि आप अपने हिस्से का काम, आप अपने हिस्से की मेहनत जो है वो आपको करते रहना है। उसके बाद फिर ये रब की मर्ज़ी है, ये रब का फ़ैसला है, जो आपके हक़ में बेहतर होगा वो आपको मिल जाएगा, और वही इंसान को जो है वो मिलता है। लेकिन अपने हिस्से की मेहनत जो है वो नहीं आपको छोड़नी चाहिए, और हर इंसान के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं, कुछ ऐसी हिकमत होती है जिससे वो ज़ाहिरी तौर पर जो है वो नहीं समझ पाता। होता है अक्सर, आप प्लान करते हैं या आप डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैंने अपने हिसाब से पूरी 100% जो है वो सही प्लानिंग की थी, क्योंकि हम तो वो लोग हैं ना कि हमें प्लस माइनस बहुत आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, वहाँ से वो चीज़ ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगी। लेकिन अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है बंदे के हवाले से। मैं तो
आगे देख सकती हूँ या लेफ़्ट राइट भी अगर मैं मूव करूँगी तो देख सकती हूँ। मेरे पीछे क्या हो रहा है ये मैं नहीं जानती। एक हद तक जो है वो इंसान अपनी ज़िंदगी को देख पाता है, समझ पाता है। लेकिन जो रब के फ़ैसले होते हैं, ये ऐसे फ़ैसले होते हैं जो हर सूरत में इंसान के लिए जो है वो बेहतर फ़ैसले होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो यकीनन कामयाबियों की तरफ इंसान को बढ़ा रहा होता है। और जनाब जब हम सब्र की बात करते हैं, बर्दाश्त की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आजकल बड़े परेशान होंगे। क्यों परेशान होंगे? इसलिए कि भाई उनके मालिक मकान उनको बहुत तंग करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। कभी कहते हैं कि आपने पानी की मोटर नहीं चलानी है, कभी ये कहते हैं कि भाई आप लोग शोर इतना क्यों मचाते हैं, और अक्सर ये भी कहते होंगे कि भाई आपके घर मेहमान क्यों आते हैं। एक तो मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप एक जगह रह रहे हैं, आप उसका किराया दे रहे हैं, उसके बावजूद लैंडलॉर्ड जो है वो ये समझ रहा होता है कि अब आप इसके पैसे तो दे रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप जो है वो उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन इस तरह से आ जाते हैं कि वो हर तरह की जो है वो बेजा आप पर जो है वो सख्तियां भी कर रहे होते हैं, और आप पर जो है वो भी लगा रहे होते हैं कि आपने ये काम नहीं करना और आपने ऐसे नहीं करना। चाहे हम लैंडलॉर्ड्स की बात करें या हम उन लोगों की बात करें जो किराए पर रह रहे होते हैं, दोनों के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो कानूनी तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि अगर आप किराएदार हैं तो आपके क्या हुकूक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप पर लाजिम हैं, जो आपको करनी होंगी। इसी तरह मालिक मकान के हवाले से भी जो है वो बड़े मुख्तलिफ जो है राय पाई जाती हैं। कहीं पर मालिक मकान सफ़र कर रहा होता है, तो कहीं पर जो है जो टेनेंट है, जो किराए पर रह रहा होता है शख्स, वो जो है सफ़र कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी दूसरे को उसकी स्पेस देना ही नहीं चाहते। हमें ये लगता है कि हम दूसरे को स्पेस दे देंगे तो शायद जो है वो फैल जाएगा या वो कब्ज़ा कर लेगा। और ऐसा भी हुआ, ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने जो है वो उनको मालिक मकान अच्छे मिल गए, और उसके बाद जो किराएदार थे उन्होंने जो है अपनी जगहों पर कब्ज़ा कर लिया। लोग स्टे ले लेते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मालिक मकान गलत है, अक्सर जगहों पर जो है वो किराएदार भी गलत हो जाते हैं। अगर मैं कॉमन इश्यूज़ की बात करूं कि जब आप रह रहे होते हैं एक किराए के घर में, तो आपके साथ कॉमन प्रॉब्लम जो है वो क्या होते हैं। पहले तो ये दुआ कर लेते हैं कि वो तमाम लोग जो रेंट पर रहते हैं, किराए के घर पर रहते हैं, वैसे ऐसी कोई बुरी बात नहीं है किराए के घरों में रहना। बड़े बड़े लोग यही करते हैं कि अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने बिज़नेस में लगा देते हैं, अपने काम पर लगा देते हैं, और उसके बाद जो है वो एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट जो है वो अपने रेंट का भी पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि बिज़नेस से जो है वो पैसा रोल होगा, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप बेहतर यहाँ पर कोई एक हैवी अमाउंट रेंट का भी दे दे तो आपकी रोलिंग जो है वो चलती रहेगी। एक तबका तो ऐसा है जिसके लिए जो है वो लाखों रुपए रेंट निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसके लिए हर महीने जो है वो एक बड़ा अमाउंट किराए का देना जो है वो एक मुश्किल बनती जा रही है। अगर मैं कराची की बात करूं तो जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजर रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो महंगी होती जा रही है। ज़मीन जो है वो सोने के भाव जो है वो मिल रही है। लोगों के लिए प्लॉट लेना, फ्लैट बनाना, घर लेना एक मुश्किल सूरत हाल हो गई है। गो के मुख्तलिफ़ तरह की स्कीम जारी होती हैं, आप प्लॉट ले लें, आप फ्लैट ले लें, बुकिंग करा लें, इंस्टॉलमेंट के हवाले से पे कर रहे हो, लेकिन जो शख्स महीने के जिस तरह एवरेज कहा जाता है कि यहाँ पाकिस्तान में 14,000 रुपये जो है वो मिनिमम वेजेस हैं जो लोग ले रहे होते हैं, माहाना तनख्वाह ले रहे होते हैं। लेकिन उस 14,000 रुपये में आप सोचें कि अगर घर के 4 भी नहीं, मैं कहती हूँ 2 अफराद भी हैं और वो किराए के घर पे रहते हैं, सो मिनिमम भी कितना रेंट होगा जो वो पे कर रहे होंगे। फिर उन्हें अपनी किचन को भी चलाना है। फिर आप बिजली के बिल देखिए, आज बिजली के बिल इतने जो है वो ज़्यादा आ रहे होते हैं, और आपका जो मीटर है वो इतना तेज़ चल रहा होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या गया। मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये हुआ क्या है कि इलेक्ट्रिक को एकदम से उन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो ये जो मीटर के मामलात हैं इनको मुश्किल कर दिया है कि अब जो आप बिल पे कर रहे होते थे वो डबल आपके आ रहे हैं। एवरेज जो है वो आपके महीने का जो भी आप सेटअप कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ सलाम है उन ख़वातीन को जिनको बजट दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि यही पैसे हैं आपके और इसी में आपने सब कुछ करना है।
और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की कीमत देखें आप बढ़ रही है, लेकिन वो ख़वातीन जो हैं वो बहुत तरीके के साथ जो है वो अपने घर को मैनेज कर रही होती है। तो बेहतरीन मैनेजर होती हैं वो ख़वातीन जो पूरा बजट चला रही होती हैं। मैं ख़ुद अक्सर यही सोचती हूँ कि ये जो है हमारी घर की औरतें हैं, ये जो हमारी माएँ हैं, ये कितनी अच्छी मैनेजर है ना। इनका सेटअप कितना अच्छा होता है, उसमें से ये सेविंग भी कर लेती हैं और फिर अपने घर को भी बेहतर तरीके से चला रही होती हैं। मैं सोच रही थी अगर खैर मैं भी ये सब चीज़ें करती हूँ, मुझे भी मैनेज करना होता है, पूरा बजट को देखना होता है और उसके साथ साथ जो है वो सेविंग भी करनी होती है। ये एक ऐसी चीज़ है, सेविंग का मामला ऐसा है जिस पर मैं चाहती हूँ कि हम कोई एक दिन पूरा प्रोग्राम करें और एक सेगमेंट करें अपना, और हम उस पर ये बात करें कि आया जब आप कमाते ही इतना नहीं हैं, आप महीना ख़त्म होने से पहले 22-23 तारीख होती है और लोगों की जेबें खाली हो जाती हैं, तनख्वाहें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर आप सेविंग कैसे कर सकते हैं? आज के दौर में पैसा बचाना और उसको सेव करना ये एक इम्पॉसिबल सी बात रखती है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ जिससे शायद बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, जो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जो पैसे आपको मिल रहे होते हैं, जो भी आप पैसा कमा रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सेविंग जो है वो आपकी हो सके। कुछ लोग बेजा खर्च भी करते हैं, उनका हाथ जो है वो बहुत खुला होता है, फालतू खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हम बहुत ख्याल से खर्च करते हैं, लेकिन हम कमाते ही इतना थोड़ा सा हैं कि हमारे लिए जो है वो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महंगाई बढ़ रही है, वो कहते हैं ना आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये वाला हाल है कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदन जो है वो बहुत कम हो गई है। ऐसे जो बात निकली थी वो बात ये निकली थी कि जो प्रॉपर्टी है वो आज के दौर में बनाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो कराची में तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बड़ा मुश्किल है, किराए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मजबूरी है लोगों की, लोग रहते हैं, अफोर्ड करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप निकल जाएं, कराची से निकले आप, तो आपको हाईवे पे भी मुख्तलिफ़ तरह की स्कीम्स जो हैं वो नज़र आती हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं और लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आई थिंक अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आपने कौन सा भी रहना है, लेकिन ये है कि वहाँ पर थोड़ा कम आपको अमाउंट, कुछ कम पैसों में आपको चीज़ मिल जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी बना लेना, लोग गोल्ड बनाते हैं कि सेविंग हो जाए, प्रॉपर्टी लेना है, ये 2-3 इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जो आपको अच्छा जो है वो मार्जिन दे जाती हैं और आपको जो है वो फ़ायदे में रखती हैं। सो अगर आप ऐसी कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़े नसीब की बात है कि आप एक अच्छे हैवी अमाउंट जो है वो बच जाएंगे, जो आप किराए की मद में जो है वो दे रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो किराएदारों के हवाले से होंगी और मालिक मकान जिन मसाइल से गुज़र रहे हैं उस हवाले से होंगी। जहां हमने अपने घरेलू मसाइल का जिक्र किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके साथ साथ जो है किराए के बड़े मसाइल हैं, हर पता ही नहीं चलता है आपको, जब तनख्वाह का इंतज़ार होता है लोगों को तो ऐसा लगता है 30 दिन ही ख़त्म नहीं हो रहे, और जब आपने पैसे देने होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा और एकदम से जो है वो पहली तारीख आ गई है। तो यही मामला जो है वो हर किसी के साथ है। जो लाखों रुपए कमा रहा है उसके खर्चे भी लाखों के हिसाब से हैं, जो हज़ारों कमाता है उसने अपने खर्चे हज़ारों के हिसाब से फैलाए हुए हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को इतना जो है वो मुश्किल कर दिया है, कुछ चीज़ें बड़ी बेजा हैं जो हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गई हैं कि जो भी नई चीज़ है अच्छी बात है, आप अगर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली हर तरह के गैजेट्स। और अब ख़वातीन के लिए मसाइल ये है कि भाई लॉन का सीज़न शुरू हो रहा है तो जितने नई डिज़ाइनर लॉन्स होंगी उनको तमाम उन डिज़ाइनर लॉन्स को एंजॉय करना है, हर नया ब्रांड जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन बेजा अपनी ज़िंदगियों में जो है वो परेशानी लाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि जो घर के मर्द हैं जो कमा रहे होते हैं, भाई है आपका, आपके वालिद हैं या आपके हस्बैंड हैं, कभी हम बात नहीं करते इनके हवाले से कि ये लोग बेचारे कितनी मुश्किल का शिकार होते होंगे। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं ख़ुद बाहर निकलती हूँ और मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिलती हूँ। और डेफिनेटली जब आप काम करते हैं तो आप पैसे कमा रहे होते हैं और उसके बाद आप मैनेज कर रहे होते हैं। सो लिटरली इस दौर में पैसा कमाना,
सबसे मुश्किल काम है कि आप किस तरह घर से निकलते हैं, आप मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को फेस करते हैं, आप मुख्तलिफ़ लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, कभी आपको डांट भी पड़ रही होती है, कभी आप भी डांट रहे होते हैं। तो इस तरह की जो है वो मिली जुली जो है वो सिचुएशन होती है। लेकिन मैं यहाँ आप सबसे ये बात ज़रूर कहूँगी, एज अ वर्किंग पर्सन, ये बात नहीं करी कि औरत या मर्द की मैं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस शख्स के लिए ये बात कर रही हूँ जो आपके घर में चाहे मर्द है या औरत है, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपके अब्बू हैं या आपकी ममा हैं, कोई भी रिश्ता जो आपके घर में ऐसा है जो घर से बाहर निकलता है और आप लोगों के लिए जाके पैसे अर्न करके आता है, रेवेन्यू जनरेट करके आता है, ताकि आपका घर जो है वो बेहतर तरीके से चल सके, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सके, घर का चूल्हा जल सके और आप लोगों की जो भी दिल की तमन्नाएं होती हैं वो सब चीज़ें पूरी हो सके। प्लीज़ उस शख्स की कदर करें, उसका ख्याल रखें, क्योंकि बाहर निकल के आज के दौर में पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के मूड स्विंग्स देख रहे होते हैं। मैंने देखा अक्सर ऐसा होता है, मैं यहाँ पर बड़ी सपोर्ट करूँगी मर्दों की भी, कि जब वो घर वापस आते हैं तो ख़वातीन जो हैं वो ऑलरेडी शिकायतें जो हैं वो लेकर बैठी होती हैं। होता है, आप लोग घर में होती हैं, हो सकता है सास बहू की लड़ाई हुई हो सकता है माँ बेटी की लड़ाई हुई हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिससे आपका मूड बहुत ख़राब हो गया हो। लेकिन ये सोचें कि वो शख्स जो सुबह से निकला है मेहनत करने के लिए, कोई भी है, वो आपके घर का मर्द है या आपके घर की औरत है, उसने बाहर क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। हो सकता है उसको भी बॉस से डांट पड़ी हो सकता है वो जो काम करना चाह रहा था वो मुकम्मल ना हुआ हो। वो जब घर आता है तो आते ही जो है कुछ ख़वातीन, अब तो शायद मैंने नहीं देखा इस तरह होता हो, लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि वो सर पे दुपट्टा बांध कर जो है वो बैठी होती थी और शिकायतें हो रही होती थी कि भाई आज तो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसे कर दिया और मुझे तुम छोड़ के चले जाते हो, इनके हवाले करके चले जाते हो। आई थिंक ये बहुत ही गलत रवैया है। इसलिए मैं आज ये सारी बातें कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी अगर घर जाऊँ कभी काम के बाद और मुझे सामने से शिकायत मिले सुनने को, तो मैं शायद बहुत गुस्सा हो जाऊँ। मैं कहूँ कि ये कौन सा तरीका है कि आप बाहर भी मेहनत कर रहे हैं, बाहर आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों को बर्दाश्त करें, और घर जाकर वो घर जो आपके लिए आप जन्नत होती है, जो आपके लिए सुकून की जगह होती है, आप दुनिया भर में घूम लें, लेकिन जब तक आप अपने घर में नहीं आते ना, आपको सुकून नहीं मिलता। अब आपके लिए घर की क्या डेफिनेशन है, ये भी एक सवाल है। वो चाहे 2 कमरे का हो, वो एक महल हो, लेकिन जहाँ आपके अपने मौजूद होते हैं ना, जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो आपका घर जो है वो आपको वो सुकून बख्शता है जो शायद बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स या आप कहीं पर भी बेहतर जगह पर चले जाएं। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगता है कि हाँ आप गए हैं, आपने एंजॉय किया, अच्छा टाइम गुजरा, एक डिफरेंट आपको माहौल मिल रहा होता है, पर थोड़े दिन बाद ही आपका दिल कर रहा होता है कि यार घर वापस जाओ, अम्मा से मिलना है, अपने रूम की आपको याद आ रही होती है, अपना घर, अपना माहौल आपको याद आ रहा होता है। सो इसलिए जितने भी आपके घर के अफराद हैं जो फाइनेंशियली आपके घर को चला रहे होते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको मान दें। स्पेशली मैं ज़िक्र करूँगी जो हमारे जो फादर्स होते हैं, जो हमेशा अपने बच्चों की ढाल बनते हैं, उनका मान बनते हैं। हमने कभी उनको समझा ही नहीं, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। हमने हमेशा, बल्कि हमारा सोशली इस तरह का कुछ माहौल बन चुका है कि हमें ये सिखाया जाता है या हम यही सीखते देखते बड़े होते हैं कि भाई उनकी ज़िम्मेदारी है। और ये इसमें भी दो राय नहीं है, ये भी हकीकत है कि अल्लाह ने उनके घर में जो भी रहमत भेजी होती है या नेमत भेजी होती है बेटे की शक्ल में, वही माँ बाप को ज़िम्मेदारी भी दी होती है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनकी अच्छी देखभाल करें। लेकिन जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी तो ये एहसास होना चाहिए ना कि जो हमारे वालिदैन हैं, चाहे हमारी माँ है या हमारे वालिद साहब हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते होंगे। स्पेशली मैं जब फादर्स के हवाले से सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अपनी औलाद के इस दुनिया में आने से पहले करते होंगे। वो दोस्तों के साथ मिलकर बैठ जाना, वो रोज़ रात को गैदरिंग्स करना,
मूवीज़ पे जाना, घूमना फिरना, नए कपड़े बनाना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। स्पेशली आउटिंग का बड़ा शौक़ होता है मर्दों को कि हम एडवेंचर पे जाएं या घूमें फिरें या शहर से बाहर चले गए हैं, कभी हाईवे पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ, ये तमाम चीज़ें। लेकिन आप देखें जैसे ही शायद कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो शादी के बाद भी या बच्चों के बाद भी जो है वो ज़िम्मेदारी को नहीं समझते, लेकिन बड़ा कम तबका ऐसा है। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो ये रब की तरफ से है कि जैसे ही आप शादी के रिश्ते में बनते हैं और आपको लगता है कि अब एक औरत जो है वो मैं उसका महरम हूँ और उसे जो है वो मेरे निकाह में भेजा गया है, तो मर्द अक्सर जो है वो बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। गो कि कुछ को बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बड़ी खूबी के साथ जो है वो पूरा करते हैं और उससे बढ़कर वो ज़िम्मेदारी को उस वक्त समझ पाते हैं जब अल्लाह की तरफ से उनके घर पर कोई रहमत या नेमत जो है वो भेजी जाती है और फिर अपने बच्चों की तमाम तर ख्वाहिशात को, उनकी खुशी को बरकरार रखने के लिए सुबह से रात तक लोग मेहनत करते हैं। मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो शायद दो नौकरियाँ कर रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में भी अगर देखूं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दो जॉब्स करते हैं 8-9 घंटे। अब वो ज़माना भी नहीं रहा कि आपने 9 to 5 एक जगह जॉब की, उसके बाद भाई 5 बजे आपने अपना बस्ता उठाया और आप कहे चले जी अब दफ्तर बंद करना है, आपको जाना है। नो, अब प्राइवेट इदारे हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम पूरे तरीके से जितना हो सकता है जो है वो उनसे मेहनत करवाएं, उनसे काम लें और ऐसा ही हो रहा होता है। लेकिन हमारे जो घर के बड़े हैं, जो हमारे घर के मर्द हैं, वो इन तमाम चीज़ों को झेलते हुए अपने घर को चलाने की कोशिश करते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज जो है वो अक्सर कभी कभी ऐसा मौका मिलता है मुझे कि मैं आपसे जो है वो दिल की बात कर पाती हूँ। सो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ बहुत सारे ज़ावियों से हमने बात की। सबसे पहले तो बात जो है वो मेन ये थी कि ज़िंदगी में मसाइल बहुत हैं, आमदनी बहुत कम है, ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि एक अजीब सा डिप्रेशन जो है वो ज़िंदगी में आ जाता है, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो रिश्तों की बॉन्डिंग है ना, जो एहसास है वो ख़त्म होता जा रहा है। हम बड़े जो है वो मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। वो फैमिलीज़ जहाँ पर बच्चे की तमाम तर ख्वाहिशें पूरी की जा रही होती हैं, बच्चा जो फरमाइश करे वो फ़ौरन जो है ऑर्डर भी कर दिया जाए या उसको हर ओकेजन पे कोई ना कोई गिफ्ट मिल रहा होता है, तो वो बच्चा समझता है कि भाई मैं तो बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, मेरे अम्मा अब्बा तो कहे बगैर जो है वो मेरी तमाम बातें, मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्र या बर्दाश्त का जो है वो मुजाहरा करना पड़ता है, जो कि आज का बच्चा नहीं करता, तो उनको ये लग रहा होता है कि शायद जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना चाहते या वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करते। आई डोंट नो कि आज के हमारे बच्चों में, मैं अगर अपनी भी बात करूं कि हमारी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ कहाँ से शामिल हो गया कि हमारे माँ बाप जो है वो हमें समझते नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो माँ जो अपने बच्चे के रोने से ही अंदाज़ा लगा ले कि इसको भूख लग रही है, या वो माँ जो बच्चे के हल्के से नींद में जो है जब वो एकदम से घबरा के उठ जाता है तो वो ये एहसास करती है हाँ शायद मेरा बच्चा जो है वो डर गया है या इसकी कोई ज़रूरत है। जब वो बिना कहे अपने बच्चे की तमाम तर ज़रूरत को समझ जाती है, तो फिर ये बड़े होकर हमें हो क्या जाता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता, आप तो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या करना चाह रहा हूँ। लिटरली मैंने इनको माशाल्लाह से, क्योंकि ये बड़ी कलरफुल पर्सनालिटी है, हमेशा हंसते मुस्कुराते जोक्स क्रैक करते हुए देखा है, लेकिन आज ख्वाजा साहब की आंखें जो हैं वो नम हैं। अच्छा, कौन सा रिश्ता है जिसको याद करके आप इतने इमोशनल हो जाते हैं? ये जो फौजियों का मैं रोज़ देखता हूँ ना, जवान कप्तान, उस दिन फेसबुक पे देखा एक मेजर की 5-6 साल की बच्ची, वो उसकी कब्र पर सर रख
उफ, ये तो वो तो समझ रही होगी कि अब्बू रात को घर आएंगे, उसे नहीं पता नहीं आएंगे। बस ये जो इंतज़ार होता है ना, ये बड़ी कड़वी चीज़ होती है। ये एक ऐसा धोखा होता है जिसकी जब इंसान को समझ आती है तो बहुत देर हो जाती है। और देखें ख़ास तौर पर बच्चों के साथ जो मामला होता है ना, जो इंतज़ार कर रहे होता है, जो मुंतज़िर होते हैं कि हमारे बाबा आएंगे। जो आप बात कह रहे हैं कि मैंने बात पहले भी की थी कि अमजद साबिर शहीद के जो बच्चे हैं, जिनका जो छोटा बेटा है, क्योंकि अमजद अमेरिका जाया करते थे, बाहर शो करने जाया करते थे। हाँ, तो वो यही कहता है कि बाबा मेरे शो करने गए हैं। कहते हैं वो शो करने गए हुए हैं और कुछ नहीं मांग पूछ, उन बच्चों को कुछ चाहिए ही नहीं होता था। बस ये होता था कि चॉकलेट्स जो एक है मीठा, बाकी उनको बाप चाहिए होता था। सिर्फ है एक बेटी, सिर्फ वो था भी बहुत मोहब्बत करने वाला। तो वो बच्चा जो है उसको ये इत्मीनान है कि वो शौक सब कुछ था, उसने अपनी नज़रों से देखा ना, अपने बाप की मैयत देखी, सब कुछ देखा, लेकिन उसको था कि ये वो नहीं है। और क्योंकि हालत कंडीशन भी ऐसी थी कि बच्चों को नहीं जो है हाँ वो दिखाया गया, लेकिन ये है कि उसको यही है कि वो गए हुए हैं। और मैं सोचती हूँ कि जब उस बच्चे का क्या वो ख्वाब टूटेगा, जब उसको समझ आएगी इस दुनिया की, तो फिर वो क्या सोचेगा और वो इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेगा जिन्होंने एक हंसते खेलते घर नज़र हो जाते हैं। उसके बाद वो बहनें, वो माएँ, वो बीवियाँ, वो बच्चे, एक पूरी नस्ल है। और जब हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस तरह नस्लों का नुकसान कर रहे हैं, सो कैसे बेहतरी आएगी, हम कैसे निकल पाएंगे? कुछ राह नज़र आती है आपको? कुछ हल है इस चीज़ का कि बच सकें बच्चे यतीम होने से, औरतें बेवा होने से, माओं की गोदें उजड़ जाती हैं? कुछ हल नज़र आ रहा है नहीं जी, आपको? फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि जितना कम होना था बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई दाइश बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। और हम ये समझ रहे थे कि शायद अब ये जंग खत्म हो गई है, ये काबू आ गई है, लेकिन वो जैसे है ना, सब चिराग शहरी जो है वो बहुत भड़कता है। तो ये अभी भड़क रहे हैं। अभी आप देखें ना, पिछले ही एक हफ्ते 15 दिन के अंदर वहाँ कितने बड़े बड़े हमले हुए हैं। अच्छा, जानों का नुकसान दोनों तरफ से होता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे फौजियों के बच्चे उनका इंतजार करते हैं, वो जो मरते हैं उनके बच्चे भी रात को अपने बाप का इंतजार करते होंगे। तो बात ये कि जंग है ही बुरी चीज़, ठीक है ना। जितना बेहतर है आप टेबल टॉक करें। और मैं एक बड़ी चीज़ ऐसी पढ़ी थी जो मेरे दिल को बहुत लगी, मैं खुद सब आपके साथ शेयर करूंगी। हर घड़ी खतरे में है स्कूल भी बाजार भी, हर घड़ी खतरे में है स्कूल भी बाजार भी, कौन कहता है यहाँ रास्ते महफूज हैं, बात करता हूँ मैं सीधी साफ और इंसाफ में, बस फैसले महफूज हैं। और सब ये आज आप आ रहे थे तो मैंने वो ये अच्छा किया। हाँ, वो बड़ा उन दिनों बड़ा SMS चल रहा था। हाँ, कि लाहौर में जिस दिन मैच हो रहा था, बिल्कुल, मैच का फैसला होगा या महफूज होगा, महफूज होगा। तो ये जो हम अदालत कर रहे हैं क्रिटिसाइज, लेकिन वैसी बात नहीं है। देखिए, फैसला लिखना होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका कोई बड़ा ऊपर कोर्ट नहीं। मैं जब हाई कोर्ट का जज था ना, मैं कोर्ट में बैठे बैठे 2-3 सफ़े का फैसला लिखवा देता था। मेरे जहन में ये होता था कि यार मेरी समझ में ये आया फैसला, मैंने लिखवा दिया है, अगर गलत होगा क्लाइंट अपील कर लेगा, वहां से होता था कि मेरा फैसला लिखने से कोई नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि जो भी गैर मुतमईन होगी पार्टी वो आगे चली जाएगी। चलो मैं तो डिस्पोजल कर दूं। तो इस नियत से मैं जल्दी जल्दी और तेज तेज काम करता था और छोटे फैसले लिखता था। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसकी तो आगे कहीं अपील नहीं है, सिर्फ इन्हीं के आगे रिव्यू लग सकता है। लिहाजा इन्होंने जो फैसला करना है, इसको 22 करोड़ अवाम देख रहे हैं, तो उसमें रीजनिंग भी होगी, बैकग्राउंड भी होगी, फाइंडिंग भी होगी, फिर आगे का लाहे अमल भी होगा। ये इतना आसान फिर नहीं एक होता। तारीख लिखी जाएगी। अच्छा, इतने बड़े फैसले फिर ये कि माशाल्लाह 5-6 जजेस का बेंच है, तो वो सारे जजेस जो है उन्होंने कंसेंसस भी करना है। अगर किसी को डिसएग्रीमेंट होगा तो अपना इख्तलाफी नोट लिखेगा। ये काम आसान नहीं होता। सही, लोगों का तो बड़ा वो मजाक बना देते हैं, महफूज है, महफूज है, महफूज नहीं है।
वो रोज लिखा जा रहा होगा। सही। जिस जज साहब की जिम्मेदारी है वो बेचारे सुबह 8 बजे से बैठ जाते होंगे। सोचिए वो कितने प्रेशर में होते, वो कितने नहीं जज प्रेशर में नहीं ना होता। ना 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 हम तो भाई जो सब नहीं हमने तो यही सुना है, नहीं प्रेशर होते हैं, बड़ी ये टेंशन मैं खुद होती जज है। रहा हूँ, कभी प्रेशर नहीं लिया। मैं तो आगे टी रूम में लतीफे सुनाता था, काम करके आता वो था। तो अभी आपसे उम्मीद है आप ऐसे ही करते होंगे। तो मैंने कभी प्रेशर लाइफ में लिया ही नहीं। ये है कि बस लिखा दिया फैसला, लिखा दिया। हमारा कौन सा कोई साथी है, ठीक है, जो समझ में आया कर दिया, जिसको नहीं पसंद आया अपील की गुंजाइश नहीं है तो ये फाइनल जज हैं। और थोड़ा सा एपेक्स कोर्ट ना, ये जस्टिस अभी फौत हुए हैं, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, तो ये यहाँ थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मेरा बहुत अपीयरेंस था, मुझे बहुत लाइक भी करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो मैं इस्लामाबाद जाता था तो कभी कभी उनसे मिलता था। तो वो मुझसे कहने लगे कि वहाँ की वर्किंग में और यहाँ की वर्किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। तो मैंने कहा सर वो कैसे? कहने लगे कि भाई वहाँ तो ठीक है, जो हमारा फैसला था यही था। ये जो हमारा एपेक्स कोर्ट है तो हमें यहाँ बैठ के लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी होती है। वहाँ हम फैक्ट्स के ऊपर फैसला कर देते थे जो लॉ एप्लीकेबल होता था। यहाँ पे हमें लॉ इंटरप्रेट करना है। वो थे भी बैरिस्टर और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। तो वो कहते थे कि वहाँ फैसला लिखना हाई कोर्ट के फैसला लिखने से बेइंतहा मुश्किल है। राइट। तो वो मुझे समझाते थे कि ये अब वो अपनी तमाम अपना तजर्बे से जो बताते है थे वो कि अब मेरे काम की नौयत 100% डिफरेंट है। राइट। अच्छा, अभी हम स्टार्ट में भी ये बात कर रहे थे कि भाई कराची में या पाकिस्तान भर में आप देखें, मैं अगर अपने शहर की बात करूं तो प्रॉपर्टीज़ बड़ी महंगी हो गई हैं। तो मैक्सिमम ऐसा ही है कि लोग रेंट पर रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं। कुछ लोग हैं किराए भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है कि भाई अच्छी रोलिंग होगी तो हम लाखों रुपए किराया भी है, कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि बिजनेस 14,000 13,000 रुपये तो आप देखें ना मंथली लोग कमा रहे होते हैं, मिनिमम जो है वो ये मामला है। उस पर किराए देना एक मुश्किल काम है। फिर 11 महीने का एग्रीमेंट है, मालिक मकान का जी खाली करो तो अब आपने खाली करना है, तमाम मामला हैं। अब कोई आइडेंटिटी नहीं होती, किराए पर घर ले लेते हैं, फिर इस तरह बॉम्ब ब्लास्ट और ऐसी हमने बेशुमार चीज़ें देखी। तो अब इसको एक फॉर सिक्योरिटी पर्पस कि कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ना रहे कि जो आपके घर में रह रहा है वो शख्स जो है वो ठीक फैमिली से या प्रॉपर बैकग्राउंड से है, तो कुछ दस्तावेजी जो है वो तमाम कार्रवाई की जा रही है। अभी अवाम की इतला के लिए बता दूं कि बाकायदा कानून नाफिज हो गया है। मैं उसी हवाले से जानना चाहती हूं। और मतलब अभी कल भी मैं पढ़ा था कि अभी 700 पता नहीं 85 केस एक शहर में रजिस्टर हुए हैं कि अच्छा, और 1000 कितने किसी और शहर में। अच्छा, तो ये कल के अखबार में था, उर्दू के अखबार में। तो अब वो ये है कि जो भी अवाम जो है लैंडलॉर्ड वो किराए पे मकान दे तो उस कानून के तहत वो स्टेट एजेंसी वालों को सब उसकी कॉपियां हैं उनके पास, और उसके तहत बाकायदा आप थाने में कवायफ जमा कराएंगे अपने किराएदार के, और जो किराएदारी का आप एग्रीमेंट करेंगे उसको भी आप वहाँ जमा करवाएंगे पुलिस स्टेशन में, पुलिस को, ताकि इतला रहे कि कौन शख्स दाखिल हुआ है रह रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक डेटरेंट भी है और आपकी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है, किराएदार के लिए भी अच्छा है कि भाई ठीक है वो एक रजिस्टर्ड वहाँ का किराएदार है, कल उसका कुछ सामान उठा के बाहर नहीं फेंक सकता लैंडलॉर्ड। और दूसरी बात है कि ऑलरेडी जमा है किरायानामा और वो एक रजिस्टर्ड किराएदार है, ठीक है। तो एग्जैक्टली। और आप देखिए इसमें हर्ज भी क्या है, इसमें क्या हर्ज जो है अपने तमाम कवायद, जो भी आपका रेंटल एग्रीमेंट हुआ है आई थिंक उसकी कॉपी है। नहीं, हम बहुत सी बिल्डिंगों में जाते हैं जी तो वो कहते हैं जी एंट्री के लिए ये अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ जमा करा दें और वो आपके गले में एक अपना कार्ड डाल देते हैं। विजिटर जब आप वापस आएंगे तो आप विजिटर का कार्ड वापस दें, आप वो कार्ड ले लें। तो क्या है कि एक आदमी कॉरिडोर में चल रहा है, उसकी पहचान है कि भाई इसका शनाख्ती कार्ड नीचे गेट पे पड़ा हुआ है, तो वो भी थोड़ा एहतियात करेगा कि मेरी शनाख्त, उसको भी पता होता है कि मेरा शनाख्ती कार्ड नीचे पड़ा हुआ है और मतलब मैं यहाँ पे विजिटर हूँ। तो ये एक अच्छी बात है सिक्योरिटी के दायरे। हर चीज़ एक साइंस है, तो जिन लोगों ने ये सिक्योरिटी का इल्म पढ़ा है तो उनकी भी एक साइंस है। तो वो फिर अपने हिसाब से बताते हैं कि किस तरह कहाँ पिकेट्स लगानी है, क्या पॉकेट्स लगानी है,
क्या क्या मेयर्स लेने हैं। बिल्कुल। और आप देखें ना, अब एक थाने की एक हुदूद है, अब वो अगर हर थाना अपने अपने इलाके के इस हवाले से कवायद जमा करने लग जाए तो डेफिनेटली और आसानी हो जाएगी ना। अब एक शख्स को आप कहें कि उसने तमाम चीज़ों को देख ले तो मुश्किल है। पॉकेट्स में या छोटे छोटे सेक्टर्स में अगर आप इन चीज़ों को डिवाइड कर दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना, कि एक है उसने अपने एरिया को कवर किया, ऐसे हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। और थाने वालों का क्या है, वो एक ड्यूटी अफसर इस काम के लिए बिठा देंगे। हाँ, और वो एक रजिस्टर रख लेगा सही। और एक मास्टर फाइल होगी, जो किराएदार आता जा रहा है उसमें जमा करते जाएंगे। और आपको कोई नंबर अगर अलॉट करना है तो नंबर दे देंगे। और ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से पकड़ा भी गया है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा नहीं करवाए थे। 678 थे कल, और किसी और शहर में 1000 थे। हाँ, तो अगर ऐसा है तो आप ज़रूर, क्योंकि आप देखें ना, लोग आते हैं, अननोन लोग हैं, आके खामोशी से। और हमने पहले भी इस पे बात की थी कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग आए हैं जिनको आपको लगता है कि बड़ी जो है वो स्ट्रेंजर, कुछ लोगों की होती है हरकतें इस तरह की होती हैं कि आना जाना। अब आप देखें हमारे ही शहर में तमाम चीज़ें वो कहाँ है, वो एरिया में आती होंगी, लोग देखते होंगे, पता चलता होगा दिन है रात है, शहर तो रात को सोता नहीं। आई डोंट नो मैं किस लेवल की बात कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द ये हर शहरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके इलाके में क्या हो रहा है, उसको जाने। व्हाट डू यू से? बिल्कुल जी, विजिलेंट रहना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी तो वो इश्तेहार भी आता है, क्या है कि भाई अगर आपके गली में तंदूर है, कोई एक आदमी 40 रोटियां रोज लेके जा रहा है, तो आप मालूमात करेंगे ये 40 बंदे कौन खा रहा है 40 रोटियां। बिल्कुल। क्या पता चला अंदर वो एक उन्होंने मैट्रेस लगा दिया, 30 आदमी रात को सो जाते हैं। तो पता तो करे ये कौन लोग हैं, दहशतगर्द हैं, कहाँ हैं कि 30 बंदे एक कमरे में सो रहे हैं। तो इस तरह की लेकिन कौन साहब, हम लोग आजकल इतने वो हो गए हैं ना कि अपनी अपनी के हमें नहीं पता बराबर में क्या है, मसरूफियत है। और फिर यहाँ ये हर हाल है, स्पेस भी मांगता है ना अपनी कि और हमें स्पेस। वो पंजाबी में एक मिसाल है कि जेड़ा बोले ओ होई बुआ खोले, यानी सर्दियों में वहाँ रात को लोग रजाइयों में पड़े होते थे। हाँ। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। हाँ। तो अब सारे सो रहे हैं। हाँ। तो जिसने कहा कौन है, तो अब जो बोला अब उसी ने उठ के दरवाजा भी खोलना है। तो कहते थे जेड़ा बोले वो होई बुआ खोले। तो अब मुसीबत ये है कि जो बंदा विजिलेंट होता है वो इतला देने जाता है तो उसे कहते हैं तू तो बैठ जाना। तो अब पता चला कि उस गरीब ने कहीं जाना है, शादी में जाना है या कहीं डॉक्टर के पास जाना है बच्चे को लेके, तो उसकी तो रात गई। बोला तूने इतला दी थी। क्या है, एक गुरुद्वारा था। हाँ। उसमें से गुजरने का रास्ता था। सही। तो लोग आ जा रहे थे। एक बेचारा को बड़ा कानूनी आदमी है, तो वो गुरुद्वारे के गेट पे संतरी खड़ा था। उसने उससे पूछा कि सरदार जी मैं गुजर जाऊं? बोला इधर खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया, आधा घंटा खड़ा रहा। उसने देखा सारी दुनिया आ जा रही है। उन्होंने कहा सरदार जी सारी दुनिया तो आ जा रही है, आपने मुझे खड़ा कर दिया। कहता है उन्होंने कुछ साढ़े को पूछा है, उन्होंने को हमसे पूछा। हाँ, वो अपनी मर्जी से तुमने पूछा तो तुमने रोक लिया। ये भी है, आप रिपोर्ट करने जाए वो आपको ही बिठा लेते हैं। ये है सबसे बड़ा ये कल्चर जो है ना, ये कल्चर, ये इससे थाना कल्चर। इस मुल्क में लोग सिपाही से डरते हैं, पुलिस वाले से डरते हैं, रास्ता मोड़ लेते हैं। क्योंकि पुलिस का जो कल्चर है, क्या तुमने कुछ भी नहीं किया तो चाय के पैसे ही दे दो। आपको रोकते हैं, मोटरसाइकिल वाले को सारे कागजात चेक करते हैं। सही। जब सारे कागजात चेक हो गए फिर कहते हैं कि वो इसका इंश्योरेंस कहाँ है। ट्रू। अब उसने कहा इंश्योरेंस तो मैंने नहीं कराया। अब वो बेचारे 45,000 की मोटरसाइकिल है, उसका क्या इंश्योरेंस? बोला इसका चलान करो। अब उसने कहा साहब चलान रहने दो। बोला लाओ फिर 100 रुपये लाओ। ये बड़ा खराब कल्चर है। और फिर मैं ये कहूंगी कि बड़ी शहादतें देखी हैं हमने, पुलिस वालों की भी देखी। उन बच्चों के लिए जो अपनी अम्मी से लड़ के रो के पेट्रोल के पैसे लेते हैं कि अम्मी 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, पेट्रोल लेना है, वो भी घर से निकलता है तो पुलिस वाला पकड़ लेता है, कहता है 50 रुपए दो। तो अब उसने 50 वहाँ दे दिए, फिर मोटरसाइकिल क्या चलाएगा? अब वापस अम्मी के पास जाता है कि मुझे 50 और दो, तो अम्मी से 2 थप्पड़ पड़ते हैं। वो पहले लिए थे वो कहाँ गए? तो अब देखें पुलिस वालों को चाहिए कि अपना बजट चलाएं, मगर लोगों के घरों के बजट का भी ख्याल रखें। सही। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब ये बच्चों की पॉकेट मनी थोड़ी सी होती है। वो ये शिकायत करते हैं। अच्छा देखिए, शिकायत कोई भी हो, लेकिन कोई भी एक्सक्यूज जो है वो आपको करप्शन की इजाजत नहीं देता। ये रिश्वत है ना, ये करप्शन कर रहे हैं आप, चाहे आप बच्चे से ले रहे हैं, बड़ों से ले रहे हैं, आप अपनी इज्जत खो रहे हैं, आप अपने महकमे के नाम को खराब करें। गो कि अच्छे लोग भी उस महकमे में मौजूद हैं कि हम जो हमें मिल रहा होता है पैसा, तो आई थिंक इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है ना। अरे कर करके थक गए इनकी तनख्वाहों में इजाफा, लेकिन ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं।
कहते हैं कि तनख्वाह तो घर छोड़ के आनी है, ये खर्चा यहाँ से पैदा करना है, खर्चा यहाँ से। क्योंकि आई थिंक हाँ, मेरे भी नॉलेज में ये कि इजाफा किया गया है, वरना ये एक्सक्यूज़ होता था, ये कंप्लेन होती थी कि तनख्वाहें इतनी कम है तो फिर कहाँ से पूरा करें। लेकिन ये तो सच बात है कि आप कम कमाते हैं या आप ज़्यादा कमाते हैं, करप्शन तो करप्शन है। देखिए तनख्वाहों का कोई एक्सक्यूज नहीं, ये लोग अपने अखराजात, अपना लाइफ स्टाइल इस तरह से रखते हैं, अपनी आमदनी के मुताबिक नहीं रखते। अगर आप किसी पुलिस वाले के पास देखें तो उसके पास आईफोन भी होगा, रोलेक्स भी होगी, हर एक चीजें होती हैं। तो उनसे पूछो कि अल्लाह के बंदो, तुम अपनी तनख्वाह देखो और अपना फोन देखो, अपनी रोलेक्स देखो, भी पहननी है, वहाँ कल्चर बना हुआ है। उनके बच्चों के पास भी 5-5 मोबाइल होंगे। तो फिर आप अगर इस तरह का लाइफस्टाइल रखे, देखें मस्जिद के मौलवी खतीब जो होते हैं, छोटी मस्जिद जो गली मोहल्ले में होती है, उनकी भी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम तनख्वाह होती है। लेकिन आप देखें वो इमाम साहब उसी तनख्वाह में अपने बीवी बच्चे पालते हैं, उनकी तालीम भी करते हैं, आपको 5 वक्त नमाज भी पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं। तो अगर मौलवी साहब पूरा कर सकते हैं खर्चा, तो फिर दूसरे क्यों नहीं करता? हर शख्स पे लागू होती है। उसकी वजह यह कि मौलवी साहब रोलेक्स नहीं पहनते, मौलवी साहब आईफोन नहीं रखते, बाकी वो दूसरे मौलवी आजकल प्रचारों बहुत शुक्रिया। मौलवी। अब हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।